नमस्ते सेठी सर। नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार नमस्ते। प्रिया जी, नमस्कार कमलेश जी। नमस्ते। गुड इवनिंग प्रिया जी, सेठी सर, आप दोनों कैसे हो? बढ़िया सर, आप हम कैसे दोनों हो? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। जी। आप तो वहां से आधे कुछ लेके आना हमारे लिए, कुछ हाँ सर। मेमोरीज लेके आना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, बाजार के बारे में बात करते हैं। आज तीसरा दिन था कि हमने मार्केट को फिर से ऊपर देखा। क्लोजिंग 1000 पॉइंट्स ऊपर हुआ हम्म। है सेंसेक्स। सेंसेक्स वाज 1000 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 83,755। निफ्टी 304 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 25,549। 25,500 को पार किया है निफ्टी ने आज फिर से। एक्टिव स्टॉक्स आज के लिए रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, हिंडाल्को, टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स। टॉप फाइव लूजर्स: डॉक्टर रेड्डीज लैब, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी एंड एसबीआई। मार्केट जो है वो हाई इसलिए रहा क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध था उसमें सीज फायर डिक्लेयर किया था और वो जारी रहा है, इसके कारण बाजार ऊपर है। निफ्टी बैंक ने भी रिकॉर्ड हाई बनाया है और एचडीएफसी और सारे बैंकिंग सेक्टर जो है वो हाई नजर आ रहे हैं, खास करके आरबीआई के रेट कट के बाद। तो कमलेश जी, आप क्या कहेंगे बाजार के बारे में? प्रिया जी, सबसे पहले अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। और बाजार, जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं ना प्रिया जी, जी। तो एक कोई लोकल या कोई एक पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर ही बाजार की हम्म। मूवमेंट नहीं होती है। जी। और पिछले कई दिनों से हम जो ग्लोबल टेंशन देख रहे हैं हम्म। और जियो पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रही है, हम्म। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरे विश्व में जो अनिश्चितता आजकल व्याप्त हुई है ना, उसकी इम्पैक्ट बाजारों पे पड़ती है। जी। और ये टेंशनों के तनाव के बीच में भी कभी कभी जब कोई एक अच्छी खबर होती है, जैसे अभी आपने बताया कि हम्म। ईरान और इसराइल के बीच में हम्म। सीज फायर हो चुका है, तो जी। इसके लिए मार्केट ने उसको सपोर्ट किया है। तो हम्म। इस प्रकार की सिचुएशंस मुझे लगता है कुछ लंबे अरसे तक चलती रहेगी हम्म। और मार्केट में इस प्रकार के चढ़ाव उतार अपने को देखने को मिलेगा। जी। आप तो सर कॉर्पोरेट न्यूज़ सुनते हैं और फिर आपसे आगे बात करेंगे कि जो वॉर हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमीज पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट न्यूज़। जी। मार्केट डेवलपर्स लिमिटेड ने गोरेगांव में 1.1 एकड़ के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया है, जिससे 350 रुपए करोड़ तक की संभावित आय की उम्मीद है। हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेरंबा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने वलसाड, गुजरात के सरीगाम यूनिट फेज 2 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को करनाल के एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट द्वारा यूनिटी मॉल की योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व निर्माण के लिए L1 बोलीदाता घोषित किया गया। स्लोन इंफो सिस्टम्स लिमिटेड को 10 रुपए 62 पैसे करोड़ मूल्य के 4000 HP लैपटॉप की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड ने 50 मेगावाट की शेष क्षमता और दूसरे चरण की घोषणा की है। आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड ने जर्मनी की टीडी होल्डिंग जीएमबीएच के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है, जिसके अंतर्गत पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सनरूफ कंट्रोल केबल्स और हेलिक्स केबल्स का उत्पादन, विपणन और बिक्री की जाएगी। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड को महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से हाउसकीपिंग सेवाओं का अनुबंध प्राप्त हुआ है। गेम इंडिया लिमिटेड ने आधिकारिक लॉन्च के साथ सैप S4 हाना को सफलतापूर्वक लागू किया है और यह ऐसा करने वाली पहली महारत्न पीएसयू बन गई है। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हर्षा इंजीनियर्स एडवांटेक लिमिटेड ने अहमदाबाद, गुजरात में अपने नए प्लांट में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है।
वैश्विक और वित्तीय अपडेट्स। ट्रंप द्वारा फेड चेयर पवेल की आलोचना के बाद ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट आई है। ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले जनवरी 2022 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर के पास बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह डॉलर की कमजोरी का नतीजा है। भारतीय टेक स्टॉक्स में उछाल जारी है और सकारात्मक कमाई अनुमान इसे और गति दे सकते हैं। प्लैटिनम की कीमतें 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, आपूर्ति को लेकर चिंता के चलते। वोडाफोन आइडिया ने ₹2.90 बिलियन के ऋण की योजना बनाई है ताकि अपने नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। एमसीएक्स इंडिया के शेयरों में भारी तेजी देखी गई है। यूबीएस ने 20% अपसाइड की उम्मीद जताई है। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। कमलेश जी, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी हमने देखा कि वॉर शुरू हो गया था बिटवीन ईरान एंड इसराइल और फिलहाल सीज फायर पे है। तो इसका क्या असर होता है ग्लोबल इकोनॉमी पे और खास करके इंडिया पे इसका क्या असर होगा? प्रिया जी, देखिए, दुनिया में कहीं भी जब वॉर सिचुएशन होती है ना, तो सबसे पहले उसका प्रभाव, उसकी असर उस देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर होती है, उसकी इकोनॉमी के ऊपर जी। उसकी सीवियर इम्पैक्ट होती है। और दूसरा आज क्या है कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो दुनिया में कोई भी कोने में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी एक इम्पैक्ट दुनिया के बाकी अनेक देशों के ऊपर होती है। तो उस प्रकार से अगर आप देखें तो जब ये ईरान और हम इसराइल की बात करते हैं ना, लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे भी ले जाना चाहूंगा सॉरी, कि हमने देखा है कि पिछले 3 बरस से भी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध और तनाव चल रहा है वो आज भी चल रहा है। पिछले करीबन 1 साल से तो हमने इसराइल और हमास के बीच में भी युद्ध देखा हुआ है। और इसराइल एक ऐसी कंट्री है कि जिनके आसपास के नेबरिंग कंट्री से तनावपूर्ण स्थिति हमेशा रहती है। जो हमने हमास का देखा, बीच में लेबनान को देखा, यमन की हुई थी जो टेररिस्ट है उनका अटैक होता है, और अब हम ईरान के सामने देखें। लेकिन इम्पैक्ट कम ज्यादा किस तरह से होती है, क्योंकि उसका ग्लोबल ट्रेंड में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ईरान जो है, ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ईरान की अगर वॉर की सिचुएशन से उसके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर हमले होते हैं तो वो एक ऑयल सप्लाई के लिए इम्पैक्ट बनती है। ईरान के अनेक देशों में ऑयल एक्सपोर्ट होता है, हमारे देश में भी, भारत में भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट होता रहता है। तो ऐसे जिस जिस कंट्री के साथ ये वॉर की सिचुएशन है उनकी अपनी इकोनॉमी के ऊपर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। बीच में मैंने भी एक डेटा देखा था कि इसराइल को वॉर के लिए पर डे 6,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि इस प्रकार से अगर आप देखें ना, तो वॉर की सिचुएशन में इकोनॉमी को ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होना है। कंट्रियों को अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाना पड़ता है। अगर आप अपना भी कुछ दिन पहले, या मैं कहूँ महीने 2 महीने पहले, पहलगाम के ऊपर हमारे देश में आतंकवादी हमला जो हुआ, तो उसके बाद अपनी सिक्योरिटी को चौकन्ना और टाइट करने के बाद डिफेंस ने भी अपना कुछ 50,000 करोड़ रुपीस का बजट बढ़ा दिया है। तो क्या होता है कि डिफेंस का खर्चा जब बढ़ता है किसी भी देश के लिए, तो प्रोडक्टिव पर्पस इसके लिए उतना फंड की उपलब्धियां कम हो जाती है, तो इकोनॉमी को इम्पैक्ट होना है। और इकोनॉमी उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हम कहता है ना कि शेयर बाजार जो होते हैं, मार्केट होती है, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, दे आर द बैरोमीटर्स ऑफ द एनी इकोनॉमी। तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर इकोनॉमिक होना स्वाभाविक है, मार्केट में आपको ना एक्टिविटी वॉल्यूम दिखेंगे, कोई इंटरेस्ट दिखेगा, कभी कभी सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन युद्ध के समय में कायम होती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्सों के लिए एक मेरे एक्सपीरियंस से डेफिनेटली एक बात कहूंगा कि ये सिचुएशंस के ऊपर, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। डे टू डे उसको आप देखने को जाओगे, डे टू डे सिचुएशंस को मॉनिटर करोगे ना, तो आप किसी दिन पैनिक में आपके लॉस में सेल करोगे। ये सिचुएशन, ये घटनाएं दुनिया में होती रहती है। तो जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो
तो एक हम्म। लंबे समय को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए, तो ही आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। हम्म। जी। अब तो सर आपके हिसाब से ज्यादातर पैसा जो है पब्लिक कहाँ पे लगा रही है? आई मीन टू से के ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स लोग कहाँ प्रिया कर जी रहे हैं? देखिए, जी जी देखिए प्रिया जी, दो सिचुएशन की हम बात करें, दोनों सिचुएशन पे। एक होता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन है, हम्म। और दूसरा है जैसे आपने कहा कि युद्ध की सिचुएशन है, हम्म। इकोनॉमी में काफी अनिश्चितता है, लोगों को पता नहीं कि पैसा का क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे हमको अच्छे रिटर्न देंगे। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले, जब ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, तो उस स्थिति में हर छोटा इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसको हम्म। अपने सेविंग्स के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहा है एक अच्छा रिटर्न मिले। हम्म। और अभी आपने बताया, मैंने भी देखा कि बीच में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का प्रवाह था ना, वो हम्म। म्यूचुअल फंड की ओर ज्यादा था। हम्म। और म्यूचुअल फंड हमने म्यूचुअल आवाज नहीं आ रही अभी? अब आ रही। तो ये सिचुएशन में क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में लोग बाकी बहुत सारे ऑप्शन उसमें एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के रूप से करते हैं। हम्म। और वैसे ही बिल्कुल थोड़ी उसकी इम्पैक्ट बैंक डिपॉजिट्स पे आते हैं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं, तो लोग ये कंपनी के डिपॉजिट्स कहिए, कोई अच्छे बॉन्ड डिवेंचर कहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि बैंक डिपॉजिट थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में, भारत में आज भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं कि जिनका जो भी सेविंग्स है, वो दे चाहते हैं कि वो 100% सेफ और सिक्योर्ड रहे। उनका प्राइमरी फोकस के जो उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में कॉन्सेंट्रेट जो करते हैं ना, वो एक चीज पे करते हैं कि हमारा कैपिटल बिल्कुल सेफ और सिक्योर्ड रहना चाहिए। उनके लिए रिटर्न इतने मायने नहीं रखते जितना कि सेफ्टी होती है। खास करके सीनियर सिटीजन्स है, हम्म। वो लोग हैं जिनकी पास जो सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर जिनका घर चलता है, हर महीने रेगुलर पैसा मिलता रहता है, तो बैंक डिपॉजिट थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में लोग ज्यादा रिटर्न को देखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन में, जैसे पूरे विश्व में आज हम्म। जब अनसर्टेनिटी फैल चुकी है, किसी को पता ही नहीं है कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी, दुनिया में आगे क्या होगा, किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट सही हो गए। ठीक हम्म। है, एक रियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम्म। वो जनरली क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा आपको अच्छा रिटर्न दिखे जाता है। तो लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये होती है कि एक बड़ी पूंजी की आपकी आवश्यकता होती है। आप हम्म। कोई लैंड लैंड खरीदते हो, या कोई आप बड़ा हाउस खरीदते हो, कोई बड़े फ्लैट खरीदते हो, तो उसमें पैसे आपको करोड़ों में लग जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़। तो छोटे इन्वेस्टर्स तो क्या है, ऐसा ही भी तो आप 500 और 1000 रुपये स्टार्ट कर सकते हो। तो रियल एस्टेट क्या है, हर छोटे आदमी के लिए, हर स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो ये सिचुएशन में वो क्या करेगा कि अपना सेविंग्स होगा ना, वो सिक्योर्ड जैसा बैंक में रखते हैं। दूसरा, जिनके पास थोड़ा और समझो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड है, तो उस समय पे मैं मानता हूँ कि लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड भी एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो वॉर की सिचुएशन जब होती है, हम्म। तो जनरली तीन चीज होती है, मैंने देखा है वो। एक, पीपल विल आइदर कीप सम कैश विद देम ओनली, अपने हाथ में कुछ कैश रखते हैं, ताकि कुछ इमरजेंसी हो तो उसको कैश की जरूरत पड़ी तो हो सके। सेकंड, दे विल प्रीफर टू कीप मनी इन द बैंक ओनली, क्योंकि बैंक में भी वही है कि हम्म। आप जब भी पैसा चाहे तो निकाल सकते हो अगले दिन। और तीसरा ये गोल्ड का है। ये दो सिचुएशन जब होती है, तो इस प्रकार के लोगों के भी, रिटेल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करने के थोड़े तरीके बदलते हैं। हम्म। लेकिन आज की स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में तनाव फैला है, मैं तो यही कहूंगा। और हम्म। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हम देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीज फायर की बात हुई, हम्म। दूसरे दिन वापस सीज फायर को दोनों कंट्री ने भंग किया, फिर हम्म। यूएस प्रेसिडेंट का कुछ और स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये हम्म। सारी अनिश्चितताओं को देखते हुए है ना, मेरी तो यही एक राय होगी कि इन दिनों में आपके जो हार्ड अर्न मनी है ना, उसको आपको सिक्योर्ड और सेफ इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा रखना चाहिए। हम्म। जी। सेठी सर आपके सवाल।
मेरा सवाल तुम्हारी तरफ से ये है कि आप अमेरिका में हैं, तो इस समय अमेरिका वाले क्या सोचते हैं ट्रम्प ट्रम्प के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में, और अमेरिका के पूरे रोल के बारे में, जो पूरी दुनिया में जो चला रहे हैं वो, जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, तो उसके कितने साथ में हैं, कितने अगेंस्ट हैं, कितनी स्वतंत्रता है लोगों को वहाँ बोलने की? इस बारे में बताइएगा। बैठ के मीडिया को फॉलो करते रहते हैं। तो एक चीज मैंने देखी है कि आपने भी वो शायद अपने देश में भी, भारत में भी मीडिया में देखा होगा कि उनके बहुत सारे पॉलिसीज के ऊपर यहाँ भी थोड़ा विरोध हुआ है। अमेरिका के अनेक राज्यों में विरोध हुआ है, स्पेशली टैरिफ के ऊपर भी विरोध हुआ है, इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर भी हुआ है। और इसके लिए कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे वो लोग अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। साधारण रूप से अमेरिकन जो इकोनॉमी है, अभी भी कुछ मेरे पास एक डेटा था कि उनका कुछ 30 कंट्री के ऊपर, और करीबन $1 ट्रिलियन तो ऑन ईयरली बेसिस इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी में भी चैलेंजेस है, नहीं है वैसी बात नहीं है। और आम आदमी जो है अमेरिका के अंदर, उनको भी ये लगता है कि जो इतनी अग्रेसिव पॉलिसी होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा रही है, उसका डैमेज हो रहा है। और इसके लिए हम देख रहे हैं ना कि बीच बीच में 3 महीने के लिए, 90 डेज के लिए 10% के ऊपर उन्होंने टैरिफ की बात की थी। कुछ कंट्री के साथ 1-to-1 निगोशिएशन करके वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो हो रहा है। और ये अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये थोड़ा ये 3-4 महीने के ये समय बीता, उसमें थोड़ा ध्यान में आया है ये कुछ बदलाव करने होंगे। इस प्रकार से अगर पॉलिसी में रहे तो शायद अमेरिका को भी ज्यादा नुकसान और हो एक बात जो सकता है। समझने की है कि उनको ये मालूम है कि उनका प्रेसिडेंट जाके बम गिरा देता है दूसरे कंट्री में, वो कर रहा है, और उस सबका क्या असर होगा जियो पोलिटिकल रिलेशन में और दूसरी चीज़ों में, और वहाँ की स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही हो उसको, वो आप बताइए मुझे। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है हाँ देखिए। कि नैस्डैक हाँ या देखिए। दूसरी डो जोन्स है, हाँ तो उनका मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मान कार्य कर रहे हैं ट्रम्प जी। अपने देश के लिए तो, देशवासियों के लिए तो बहुत अच्छा है उनके, फर्स्ट सिटीजन अमेरिका। तो उसमें क्या है उसका दम है, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, अमेरिकन मार्केट को मैं जब भी नास्डैक या डाउ जोन्स वगैरह देखता रहता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि अमेरिका एज ए कंट्री, उनकी ग्लोबली इकोनॉमी में जो पोजीशन है ना, वी कैन से कि ग्लोबल ट्रेड कह दीजिए, उसके जीडीपी की साइज कह दीजिए, उसका हम जैसे कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम होती है, तो वो सारी चीजों में वो दुनिया से बहुत आगे है, बहुत आगे है। जैसे मैंने डेप की बात की, वैसे उन लोग की जीडीपी साइज भी बहुत बड़ी है, $27 ट्रिलियन, $28 ट्रिलियन के आसपास निकल गए हैं वो लोग। तो उसकी जो वॉर की सिचुएशन के ऊपर समय पे वहाँ के मार्केट भी थोड़े नेगेटिवली रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस चल रहे हैं ना, तो आपने भी देखा होगा कि उनके व्यापारी हितों के अंदर आज जो टैरिफ का इश्यू सबसे बड़ा कैन आई जी सर, प्लीज कंटिन्यू। ऐसी बात कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ। हाँ तो मैं, कैन आई कंटिन्यू? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। या या तो अमेरिका के साथ जो जो कंट्रियों के रिलेशनशिप में है, जहाँ अमेरिका का भी बहुत सारा इंपोर्ट वो कंट्रियों से होता है, अपनी लोकल डिमांड्स जो है, तो डिमांड्स और सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, 1-to-1 वो लोग निगोशिएशन करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे कंट्री के ऊपर आ सकती है। अब अपने साथ जो पाकिस्तान के हमने ट्रेड बंद कर दिया है, पाकिस्तान के साथ जो हमने जिस प्रकार से कदम भारत ने उठाया, तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बिल्कुल चिरमरा जाएगी। वैसी उस तरह से अगर हम देखते हैं ना, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट के ऊपर ठीक है करेक्शंस आते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आती।
जी। अभी देखिए अभी जो इनका डेट इतना बढ़ गया तो उस पर कोई चर्चा हुई? कोई आर्थिक? अभी पवल साहब के साथ उनका चल रहा है। दोनों कंट्री को अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। हाँ नहीं, कैसा है कि वो देखिए, गवर्नमेंट चल रही है। थोड़ा जैसा हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज है। और और आज चाइना के किसी लीडर ने बहुत जोर से ये बात कही है कि बिजनेस करो, पॉलिटिक्स मत करो। मैं वही ट्रम्प अभी साहब कह को दिया मैसेज दिया उन्होंने। मैं डू डू द बिजनेस नॉट द पॉलिटिक्स। अभी मैं जो हो अभी रही है वो पॉलिटिक्स हो रही है। वही बात कर रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम एक अलग चीज है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग होती है। आप और उसको एक कंट्री में सेंटेंस में बोलना जोर से तो ताकत चाहिए ना। और कंट्री में कैसा होता है, हर कंट्री की अपनी अपनी एक गवर्नेंस मॉडल है, गवर्निंग सिस्टम्स है। तो अब जितना भी आप इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह उनको थोड़ी फ्रीडम होगी ना, तो तो क्या होगा कि वो इकोनॉमी को सिस्टम के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो वो इंश्योर करते हैं कि कंट्री डज नॉट लैंड अप इनटू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। वो उतने गवर्नेंस मॉडल के ऊपर भी वो डिबेट करते हैं। और दूसरा कि मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे ओवेल साहब ने बीच में कहा था कि फिलहाल दे आर ऑल्सो वॉचिंग द सिचुएशन कि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज के हिसाब से, टैरिफ के हिसाब से, और बाकी ये वॉर सिचुएशन से भी अमेरिका को कितनी इम्पैक्ट होगी। और पहले जिस तरह से वो बता रहे थे कि दे विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट ड्रास्टिकली, मैं कहूंगा कि मेरी काफी मैं एक नीचे लेके सेंटेंस में आएंगे। बोलूँ लेकिन मुझे लगा कि अभी दूसरे देशों को भिखारी हम्म, और गुलाम समझने की ये मनस्थिति चेंज होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या है कि देखिए, दूसरे देश उन पर मैंने कहा निर्भर ना है कि पूरे, आज ऐसी की बात करते हैं वो। कि उनका उन्होंने बोला, सबने बोला कि अगर अमेरिका दूसरों पे परेशान करेगा तो अमेरिका भी नहीं चल पाएगा। वो सीधा रिसेशन में जाएगा। ये बात उसको समझनी चाहिए। मैं अभी वही आपको बात कह रहा था कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस। और दुनिया में क्या हुआ है आज कि ग्लोबल ट्रेड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे किसी देश से कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उसका अगर एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है तो उसकी भी बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है, उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है। कोई भी कंट्री हो, छोटे से छोटा वीक अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऐसे भी हो। तो उनको आप जो अभी बताए ना कि दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो बैकग्राउंड बिजनेसमैन का है। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन अमेरिका है, तो उनको पता है कि व्यापारिक हितों को भी कैसे बैलेंस करना है, नेशनल इंटरेस्ट को कैसे लेना है। अब ये दबाव की राजनीति जो होती है ना, वो दुनिया के हर एक देशों करते हैं। दबाव की राजनीति में वो लोग दे विल ट्राई टू सी कि म्यूचुअली विन विन सिचुएशन कैसी हो। कोई भी निगोशिएशंस में ऐसा ना हो कि किसी एक पार्टी को ही बेनिफिट जा रहा है, दूसरे पार्टी को नहीं आ रहा है। तो उस तरह से चल रहा है अमेरिका में। बहुत सारे अनिश्चितता है यहाँ पे भी। लोगों भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से अमेरिकन पॉलिसी विल टेक अ शेप, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे होगा, टैरिफ के ऊपर फाइनली वेयर इट विल एंड अप। और अब जैसा कहा है, सीज फायर तो हुआ है। मैं भी ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये सीज फायर बना रहेगा। वॉर की सिचुएशन से द वर्ल्ड विल कम आउट। दो तीन कंट्रियों के बीच में जो चल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं आज भी बीच बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में ड्रोन अटैक होते रहते हैं, इसराइल भी अटैक करती रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो मैं तो कहूंगा कि दुनिया के हर देश के लिए, हर इकोनॉमी के लिए वो अच्छा होगा। और वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्या कह सकते हैं हम। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी चीन बोल रहा है कि अमेरिका दबाव डाल रहा है, लेकिन वो हमें 12 केमिकल नहीं बेचता था किसी देश को। वो भी दबाव डाल रहा था। वो ऐसे रॉ मटेरियल नहीं बेचता था, एक्सपोर्ट नहीं करता था। तो दूसरे देशों में काम बढ़ नहीं सकता। सेमीकंडक्टर बनाने हैं आपको, इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इक्विपमेंट, कोई छोटी सी मोटर बनानी है, और चाइना से माल नहीं आएगा तो कर नहीं सकते आप। तो अब अमेरिका ने चाइना पर दबाव डाला। थोड़ा दबाव जरूरी है, ये नहीं है उस पर भी बात हो सकती है। जी सेठी सर, देखिए मैंने कहा ना कि हर कंट्री, जब और स्पेशली डेवलप कंट्री, वो लोग हमेशा दबाव की राजनीति बना के रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, उनका एक थोड़ा डोमिनेंस भी है। और उनके पास पर्याप्त मैं कहूँगा कि निगोशिएशंस के लिए उनकी कैपेबिलिटीज है। और आपने कहा ना कि चाइना के पास भी कुछ प्रोडक्ट है। अभी ये जो
और चाइना के बीच में ऊपर ये हम लोग इतने टैरिफ लगाए गए। तो हर कंट्री एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे हमारे इंडिविजुअल व्यक्ति के भी अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हम जब वही किसी से निगोशिएट कोई भी ट्रेड के लिए, स्ट्रेटेजी इसमें मैं एक चीज और कहूंगा स्ट्रेटेजी इसमें, रिलेशनशिप होना, दोस्ती होना, ये सब हम बात करते हैं ना, लेकिन जब हम एक डिप्लोमेसी की बात करते हैं वो सब ठीक है। लेकिन ये जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है ना, तो हर कंट्री अपनी तरह से उसको निगोशिएट करती है। वो दे कम आउट विथ सच काइंड ऑफ टॉक्स वेयर दे गेट द इक्वल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ म्यूचुअली, एक दूसरे के ऊपर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वो लोग निगोशिएट कर। कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ती है, लोगों के बीच में टूरिज्म होता है, तो ये इसकी वीजा पॉलिसीज होती है, इमिग्रेशन पॉलिसीज होती है। दिस ऑल पैरामीटर विल डिफाइन कि किस कंट्री के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। अच्छे रिलेशंस होते हैं तो नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड इन कॉमर्स, मैं कहूंगा ना कि इन टोटालिटी वो कंट्री के साथ हम दोनों ग्रो करते हैं। और अमेरिका में हम देख रहे हैं, यहाँ भी करीबन ऐसा अंदाज है 45 लाख इंडियन यहाँ रहते हैं। दे आर ऑल मेकिंग गुड काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन उन लोग का यूएस इकोनॉमी के लिए। दे आर मेकिंग मेकिंग kind of a taxation revenues also the US government is getting from the Indian diaspora over here. तो रिलेशनशिप में वो तो होगा कि हम एक दूसरे के लिए क्या एक दूसरे के साथ काम करके म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में सोचता है। मेरे हिसाब से दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी अभी निगोशिएशन। लास्ट में आपने जैसे दर्शकों को आते ही नमस्कार किया, तो दर्शक या इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि वो कितने सुरक्षित हैं देखिए आज, स्टॉक मार्केट में हाँ पैसा नहीं, डाल के। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, आपके स्टॉक अच्छे हैं, तो ये करंट सिचुएशंस को देख के पैनिक में आके आपको मार्केट से एग्जिट नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और मार्केट में जैसा मैं कहता हूँ ये ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमने भी कहाँ सोचा था कि पहलगाम जैसी कोई घटना हो जाएगी, वापस हमको ऑपरेशन स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया वो करना होगा। तो ये सिचुएशन से आती रहेगी, लेकिन आप अपना पेशेंस बना के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो किया है उसमें बने रहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए डरना नहीं चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब पैसा डालती हो तो हम हमेशा जो कहते हैं, एक तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, उनको पता होता है कि विच इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू मार्केट। नो वन कैन टाइम द मार्केट, बट फिर भी यू कैन गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आज ये मार्केट क्रैश हुआ है, आज कोई कल चीज जो 100 रुपये में मिल रही थी तो आज 50 रुपये में, 60 रुपये में मिल रही है। अब पर से वो इंडस्ट्री या वो कोई कंपनी तो खराब नहीं कर रही है, आज का सिचुएशन खराब है, इसके लिए उनको थोड़ी इम्पैक्ट हुई है। तो आने वाले दिनों के अंदर वो वापस साल 2 साल के अंदर दे कैन अगेन रिकवर द होल मार्केट एंड दे कैन रिकवर देयर बिजनेस, दे कैन ग्रो अगेन। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए एडवाइस लेकर, और अच्छे अच्छे मौके मिलते रहते हैं, उसका लाभ लीजिए। जी। अभी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब जो इतने कमजोर पड़े हैं, अभी थोड़ा उन्होंने शक्ति कम की है, उसका एक कारण ये है कि यूके का पाउंड 4 साल के हाईएस्ट पे पहुंच गया है डॉलर के सामने। डॉलर बहुत वीक हो चुका है। नहीं, ठीक है, डॉलर के ऊपर वीक हुआ है, और मैं कहा ना कि उनके पॉलिसीज में जो बहुत सारी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एक स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा ना, तो इस प्रकार के अमेरिका के ऊपर भी, उसके डॉलर के ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया, उसके इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हो गया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मेरे ख्याल से ये नवंबर में उनका 1 साल जब पूरा होगा ना, कार्यकाल उनका, तब तक तो उनको बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी समझ गई होगी कि इमिग्रेशन के ऊपर भी बहुत सख्ती से कुछ होगा नहीं, या टैरिफ के ऊपर भी बहुत सख्ती से कुछ होगा नहीं, और एंड ऑफ द डे इट विल बी लॉस टू यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। ये चीजें क्लियर होगी, और सिचुएशंस जितना आज हम लोग को एक तनावपूर्ण लगती है ना, उतना शायद आने वाले 3-4 महीने के बाद नहीं होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी। जी जी। जी सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ, एंड वील सी यू सून अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू कमलेश जी। यस।
नमस्ते। Yes, thank you very much. Thank you. Bye. थैंक यू।